अमेरिका का एक शहर है पेंटागन, और पेंटागन में एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है जिसे कहा गया CMPR यानी मिलिट्री एंड सिक्योरिटी डेवलपमेंट्स इन्वॉल्विंग द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना 2025। इस CMPR रिपोर्ट में यह बताया गया है कि फ्यूचर में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के किसके साथ वॉर हो सकते हैं, लेकिन इस पूरी रिपोर्ट में एक पॉइंट को हाईलाइट किया गया। वो पॉइंट है अरुणाचल प्रदेश। चाइना ने अब अपने कोर इंटरेस्ट में अरुणाचल प्रदेश को भी शामिल कर लिया है, जो पहले साउथ चाइना सी और ताइवान पर जाकर रुक जाता था। चाइना ने अरुणाचल प्रदेश को हिस्टोरिकली और एथनिकली अरुणाचल प्रदेश को चाइना का पार्ट बताया है और बताया है कि अरुणाचल प्रदेश हमेशा से चाइना का ही पार्ट रहा है। लेकिन इस रिपोर्ट में जो अगली लाइन लिखी है वो इससे भी ज्यादा खतरनाक है। चाइना अरुणाचल प्रदेश को सिर्फ कोर इंटरेस्ट नहीं मानता, बल्कि नॉन निगोशिएबल रेजुवेनेशन प्रोग्राम के तहत अपने उस नेशनल इंटरेस्ट का पार्ट मानता है जो चाइना की लैंड को वापस लिए जाने की बात करता है। इसीलिए चाइना ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अब तक टैक्टिकल काम बरता हुआ है, यानी एक शांति के समझौते पर वो आगे बढ़ना चाहता है, क्योंकि उसे पता है कि भविष्य में भारत के साथ जब लड़ाई होगी तो अरुणाचल प्रदेश उसका कोर इंटरेस्ट साबित होने वाला है। इसका अंदाजा आप इस बात से भी लगाइए कि चाइना पैंगोंग सो लेक से लेकर के पूरी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर कई सारे सीरियस अपलिफ्टमेंट कर रहा है, जिसमें चाइना अपने PLA रॉकेट फोर्स को डेवलप कर रहा है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर स्पेशली पैंगोंग सो लेक से लगते हुए जितने भी इलाके हैं उसमें वो साइबर वॉरफेयर स्ट्रेटेजिक सेंटर्स डेवलप कर रहा है, जहां पर वॉल्ट टाइफून नाम का प्रोजेक्ट चाइना साइबर वॉरफेयर के लिए भारत में इस्तेमाल करने वाला है। यूएस का डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस बार बार भारत को इस बात के लिए आगाह कर रहा है कि भविष्य में चाइना के साथ एक बड़ी एस्केलेशन देखने को मिल सकती है, यानी 2025 से 30 के बीच में इंडो चाइना वॉर होना संभावित बताया जा रहा है। और यही वो कारण हो सकता है कि भारत अमेरिका का साथ खासकर इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी में और भारत के नेशनल इंटरेस्ट को सिक्योर रखने में अमेरिका की उस टेक्नोलॉजी की आवश्यकता होगी अगर भविष्य में चाइना के साथ युद्ध होगा। इसीलिए आप देख रहे हैं कि भारत सरकार की तरफ से या पीएमओ की तरफ से कोई बयान जारी नहीं हो रहा, बजाय इसके कि डोनाल्ड ट्रंप लगातार भारत की बेइज्जती करते चले जा रहे हो, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर में हो या रिसेंटली इंडो यूएस ट्रेड डील में हो। Deal, we have stopped wars between India and Pakistan, Japan, Korea, India and others to increase our coal exports dramatically. भारत ने अमेरिका के मुद्दे पर स्ट्रैटेजिक साइलेंस डेवलप कर रखा है, यानी हम ट्रंप जैसे बड़बोले व्यक्ति को जवाब नहीं देंगे, लेकिन फिर भी इस बात पर तो प्रश्न है कि लगातार भारत की सोवरेनिटी को चैलेंज किया जा रहा है, भारत के प्रधानमंत्री की बेइज्जती की जा रही है। यहां तक कहा गया कि डोनाल्ड ट्रंप भारत के प्रधानमंत्री का करियर खत्म कर सकते हैं। Would love, I don't want you to take that any different. I don't want to destroy his political career, okay? जो प्रधानमंत्री भारत की जनता ने चुन करके बिठाया है, उसी प्रधानमंत्री को अमेरिका का राष्ट्रपति कैसे खत्म कर सकता है, ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न है। लेकिन स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट क्योंकि भारत के अभी अमेरिका के साथ जुड़े हुए हैं, तो हम स्ट्रैटेजिक साइलेंस को आगे भी जारी रखने वाले हैं। लेकिन इंडियंस की एक आदत है, वो अल्ट्रा नेशनलिस्ट होते हैं। क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? लेकिन जब भी भारत और चाइना के युद्ध की बात आती है, हर एक हिंदुस्तानी नेशनलिज्म की भावना को आगे बढ़ाता है और कहता है एक बार चाइना को भी हमें सबक सिखाना चाहिए, जबकि रियलिटी टोटली इसके अपोजिट है। तो प्रश्न ये उठता है कि अगर भविष्य में भारत और चाइना का युद्ध होता है तो कौन किस पर भारी पड़ेगा, इस बात की रियलिटी को जानने का प्रयास करते हैं। Arunachal is not part of India. यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस और कई सारी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स का मानना है कि भारत चाइना से किसी भी मामले में खासकर मिलिट्री कैपेबिलिटीज में मैच नहीं कर सकता। इसी वजह से उसे ऑफसेट स्ट्रैटेजी अपनानी होगी, यानी दुनिया के देशों को एक करके वो चाइना के खिलाफ यूज करे और यूएस के उस पर्सपेक्टिव को आगे बढ़ाए जो इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी का मेन फ्रेम है, जो चाइना को काउंटर करने के साथ साथ जुड़ा हुआ है। तो बात करें अगर चाइना और भारत के मिलिट्री कैपेबिलिटीज की, तो चाइना के पास लगभग 20 लाख के आसपास एक्टिव मिलिट्री पर्सोनल्स हैं, यानी एक्टिव आर्मी मैन हैं, और भारत के पास ये आंकड़ा लगभग 14 से 15 लाख के आसपास का है। भारत के पास रिजर्व पैरामिलिट्री फोर्सेस में करीब 4 से 5 लाख के बीच में संख्या है, यानी भारत एडवांटेज में है। अगर हम बात एयरफोर्स की करें, फाइटर जेट्स की करें, तो ये आंकड़ा चाइना को एडवांटेज देता है, क्योंकि चाइना के पास लगभग 3300 फाइटर जेट्स हैं और भारत के पास 1600 या 1700 के आसपास हैं। नवल फ्लीट की स्ट्रेंथ है वो चाइना के पास लगभग 370 प्लस नवल कैरियर सिस्टम्स है और भारत के पास यही स्ट्रेंथ 295 295 प्लस के आसपास बताई जाती है। यानी एक तरीके से चाइना एयरफोर्स में भारत से एक अपर हैंड में दिखता हुआ दिखाई देता है, लेकिन सिचुएशन तब अलग हो जाती हैं जब लड़ाई आमने सामने की हो रही होती है। तब इंडियन एयरफोर्स बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल नजर आती है, क्योंकि चाइना के पास एयरफोर्स कैपेबिलिटीज में वो भले आगे दिखाई दे रहा है, क्योंकि युद्ध की परिस्थितियाँ हमेशा अलग होती हैं। स्ट्रैटेजी इज मोर इम्पोर्टेंट दैन डिफेंस।
लेकिन जब बात समुद्र की आती है, नावल पावर की आती है, तो कहानी पूरी तरीके से पलट जाती है। इंडियन नेवी खासकर इंडो पैसिफिक में एक अपर हैंड रखती है, जहां पर इंडिया और यूएस की ज्वाइंट कोलैबोरेशंस चाइना की नाक में दम करके रखे हुए हैं। चाहे साउथ चाइना सी का मामला हो या इंडो पैसिफिक में चाइना की लगातार इलीगल एक्टिविटीज को काउंटर करने की बात हो। और जब बात आती है मलक्का स्ट्रेट की, चाइना के हाथ खड़े हो जाते हैं, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ मलक्का चाइना की 80% ऑयल सप्लाई का सबसे बड़ा जरिया है। हालांकि चाइना ने इसके अल्टरनेटिव में कई रास्ते खोजे हैं, जैसे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, यानी पूरी सप्लाई को लैंड रूट के ही सहारे ले आना। दूसरा, चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर CMEC के, यानी एक तरीके से स्ट्रिंग ऑफ पल्स को भी आगे बढ़ाया गया है, जहां पर एयर रूट्स के माध्यम से चाइना की सप्लाई को पूरा कर दें। लेकिन ये आंकड़ा 1 मिलियन के आसपास ही सिमट जाता है, लेकिन स्ट्रेट ऑफ मलक्का में ये आंकड़ा 6.5 मिलियन बैरल्स का हो जाता है, और यही वो स्ट्रैटेजिक गैप क्रिएट कर देता है जहां पर भारत नवल पावर के रूप में चाइना को डोमिनेट करता है। ये कहानी यहाँ से आगे जाती है, क्योंकि आज मॉडर्न वर्ल्ड में ये टेक्नोलॉजिकल वॉरफेयर भी बनने वाला है, और इस टेक्नोलॉजी वॉरफेयर का सबसे बड़ा एग्जाम्पल बनकर खड़ा है साइबर अटैक। After the border face-off, China is now targeting Indian cyberspace. कहानी जब युद्ध की लिखी जाएगी तो हर पर्सपेक्टिव को देखा जाएगा कि मिलिट्री में कौन आगे था, एयरफोर्स में कौन आगे था, नवल में कौन आगे था, डिप्लोमेसी में कौन आगे था, और साइबर अटैक्स या टेक्नोलॉजिकल वॉरफेयर में कौन इसके ऊपर डोमिनेंस को एस्टैब्लिश करता है। चाइना ने 2014 में ही अपना साइबर वॉरफेयर विजन जारी कर दिया था कि कैसे चाइना एक साइबर रेजिस्टेंट कंट्री बनेगा, और चाइना की साइबर सिक्योरिटी आगे चल करके फ्यूचर टेक्नोलॉजी को इवॉल्व करने में बहुत मदद करेगी। इसका अंदाजा आप इस बात से भी लगाइए कि यूएस ने बीच में खबर ये उड़ाई थी कि भारत के नेशनल इलेक्ट्रिकल ग्रिड पर चाइना का साइबर अटैक हुआ था और भारत का सिक्योरिटी सिस्टम 2 से 3 मिनट के लिए रुक गया था। तो प्रश्न ये उठता है कि अगर इंडिया की नेशनल इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड पर हमला होता है तो इससे भारत को क्या नुकसान होगा। कहानी सिर्फ इतनी नहीं है, कहानी ये होगी जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड पर हमला होगा, भारत का पूरा इलेक्ट्रिक सिस्टम भी कोलैप्स कर जाएगा। और इसका रिसेंट एग्जांपल है ताइवान पर हुआ चाइना का साइबर अटैक, यानी ताइवान ने एक दिन में 2.63 मिलियन साइबर अटैक्स देखे थे। यही वो कहानी है जो भारत की पूरे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को अपने आप में कटघरे में खड़ी कर देती है कि अगर लड़ाई हुई तो साइबर वॉरफेयर सबसे बड़ा टूल होगा चाइना का। और इसी साइबर वॉरफेयर टेक्निक को मजबूत करने के लिए चाइना ने अपने 2 एस्पिरेशनल प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं, जिसमें है एक वॉल टाइफून और दूसरा साल टाइफून। Going Chinese hack. Investigating a Chinese hack of major telecommunications company. China's cybersecurity industry, including its hacking, has taken the world by surprise. It's called the Chinese hacking blitz, Salt Typhoon. दोनों प्रोजेक्ट चाइना के उस विजन को दिखाते हैं जहां पर साइबर एक्टिव वॉरफेयर चाइना की डिफेंस पॉलिसी का, चाइना की सिक्योरिटी पॉलिसी, चाइना की वॉर पॉलिसी का सबसे बड़ा मेन फ्रेम साबित हो सकता है। लेकिन ये कहानी साइबर वॉरफेयर से निकल करके स्पेस तक जाती है। स्पेस में चाइना यूएस को भी डोमिनेट करता है। इसी का सहारा लेते हुए चाइना ग्राउंड बेस्ड लेजर्स का यूज करके इंडिया के कार्टोसैट स्पाई सैटेलाइट को डेजल यानी ब्लाइंड कर सकता है, जिससे इंडियन मिलिट्री को एनिमी की मूवमेंट का पता ही नहीं चलेगा, और अंत में चाइना हर एक सेक्टर में डोमिनेट करता हुआ नजर आएगा। ये लड़ाई सिर्फ युद्ध तक सीमित नहीं रहेगी। चाइना भारत के एपीआई मार्केट को डिस्ट्रॉय कर देगा, क्योंकि 70 से 80% भारत चाइना से इंपोर्ट करता है, जो भारत दुनिया का फार्मास्यूटिकल हब ऑफ द वर्ल्ड है। इसका एग्जांपल आप इस बात से लगाइए कि पेनिसिलिन का 80 से 90% रॉ मटेरियल का इंपोर्ट हम चाइना से ही करते हैं। तो भारत की एपीआई मार्केट को, यानी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय करने के लिए चाइना अकेले काफी है। बात कर लें अगर भारत के सेमीकंडक्टर पॉलिसी की, कि हम सारा सेमीकंडक्टर का रॉ मटेरियल जो 40% के आसपास होल्ड करता है वो हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं। तो अगर चाइना के साथ युद्ध हुआ तो हमारे सेमीकंडक्टर मिशन पर बहुत बड़ा प्रहार साबित होगा, और चाइना भारत की इस पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव को काउंटर करने के लिए न सिर्फ एक्सपोर्ट पर बैन लगा सकता है, बल्कि ये भी कर सकता है कि वो आने वाले समय में जितने भी रॉ मटेरियल चाइना से होते हुए या किसी और देश से होते हुए भारत के लिए जाते हैं, उन सारे एक्सपोर्ट्स पर, इंपोर्ट्स पर बैन लगा देगा। और ऑपरेशन सिंदूर में चाइना की इन्वॉल्वमेंट और भारत के साथ किसी भी देश का खड़े ना होना और अमेरिका का न्यूट्रल हो जाना इस बात का संकेत था कि अगर भविष्य में इंडो चाइना वॉर होती है तो पाकिस्तान वेस्टर्न बॉर्डर से भारत पर अटैक करेगा, और भारत की जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है वो आधी हो जाएगी, यानी आधी पाकिस्तान के साथ और आधी चाइना के साथ। अपने आप में भारत युद्ध से पहले ही ये युद्ध हार जाएगा। तो क्या यही ग्राउंड रियलिटीज है जिसकी वजह से प्राइम मिनिस्टर अमेरिका के खिलाफ खुलकर नहीं बोल पा रहे? ये कहानी कुछ और है। कहानी जो कुछ भी हो, लेकिन चाइना का खतरा रियल है। लेकिन यूएस की उस रिलायबिलिटी को, यूएस की उस अकाउंटेबिलिटी को बार बार क्वेश्चन मार्क करता है जब वो भारत के साथ चाइना के मामले में खुलकर खड़ा नहीं होता है। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरीके से पाकिस्तान के पक्ष में अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेटमेंट्स दिए और दोनों देशों को एक ही तरजीह पर रख दिया कि दोनों देश महान हैं, दोनों देशों के लीडर्स एक हैं, ऐसा लग रहा था कि ये 2 साउथ एशिया के छोटे छोटे बच्चे हैं जो आपस में लड़ झगड़ करके शांत हो जाते हैं। ये भारत का ह्यूमिलिएशन
बार बार राष्ट्रपति के द्वारा किया जाना ये सोची समझी स्ट्रैटेजी का पार्ट है कि भारत को इस बात के लिए तरजीह में रखना कि वो पाकिस्तान के बराबर है और तुमको अगर युद्ध चाइना से लड़ना है तो यूएस की जरूरत पड़ेगी, और कुछ हद तक अमेरिका इस बात को मनवाने में कामयाब भी रहा। तो प्रश्न इस बात का नहीं है कि आज यूएस भारत के खिलाफ क्यों बोल रहा है, प्रश्न इस बात का है कि भविष्य में अगर इंडिया और चाइना का वॉर होता है तो क्या यूएस साथ देगा। इन सारी बातों के बीच में एक बात छिपी रह जाती है कि यूएस सऊदी अरेबिया को एक स्ट्रेटेजिक एलाई के रूप में देखता है। अगर उसको मिडिल ईस्ट में एक्टिव पॉलिटिक्स या अपना डोमिनेंस एस्टैब्लिश करते रहना है तो उसको सऊदी अरब और इजराइल की आवश्यकता है, और इसी पर्सपेक्टिव को आगे बढ़ाते हुए डोनाल्ड ट्रंप कई बार सऊदी अरेबिया को अपना स्ट्रेटेजिक एलाई तक बता चुके हैं, designating Saudi Arabia as a major non-NATO ally. और सऊदी अरेबिया का डिफेंस पैक्ट हुआ है पाकिस्तान के साथ, जो उस पैक्ट की बात करता है जिसे आप इस्लामिक नाटो के तौर पर देख सकते हैं। सारी सिचुएशंस में हम एक बात भूल जाते हैं कि अमेरिका कितना भी भारत की तरफ झुकता हुआ दिखाई दे, कभी भी वो रिलायबल पार्टनर नहीं रहा है। अगर उसके नेशनल इंटरेस्ट भारत के साथ मैच नहीं होते हैं तो वो भारत को छोड़ने में समय नहीं लगाएगा। भारत के प्रधानमंत्री का ह्यूमिलिएशन भारत का ह्यूमिलिएशन है, और आज ये सारी बात भारत की सोवरेनिटी पर पहुंच चुकी है, जहां पर अमेरिका भारत के प्रधानमंत्री को ये कह रहा है, I don't want to destroy his political career, okay? भारत का प्रधानमंत्री भारत की जनता के द्वारा चुना गया प्रधानमंत्री है। अमेरिका जैसे किसी भी देश की ये हिम्मत नहीं है कि वो भारत के प्रधानमंत्री का पॉलिटिकल करियर खत्म कर दे। भारत की जनता डिसाइड करेगी कि किसका करियर बनाना है और किसे प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बिठाना है। पीएमओ को इस बार खुल करके कहना होगा कि हम किसी भी प्रकार का ह्यूमिलिएशन बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि हम फ्यूचर में अमेरिका का साथ चाहते हैं, लेकिन हम भविष्य में भारत की नेशनल सोवरेनिटी को अमेरिका के चरणों में गिरवी नहीं रख सकते।